हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष तिवारी आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी बी7 पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन होंगे और अपने पठन पाठन का कार्य यथावत क्रमबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। और दोस्तों मैं ये भी आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई वीडियो को आपने देखा होगा और उसे अपने ग्रुप में भी शेयर किया होगा और तथा उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने का प्रयास किया होगा, उसको समझने की कोशिश की होगी। और दोस्तों मैं आशा ये भी करता हूं कि हमारे द्वारा जो आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, जो कंटेंट दिया जा रहा है, आपको अच्छी तरीके से बखूबी समझ में आ रहा होगा। तथा ठीक उसी हिंदी की क्लास की, वर्णमाला की क्लास की अगली कड़ी में ये वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 है हमारा। लेक्चर नंबर 1 में हमने स्वर को खत्म किया था, परिभाषा देखी थी वर्णमाला की। लेक्चर नंबर 2 में हमने पूरे स्वर को बढ़िया से यथावत तरीके से, अच्छे तरीके से हमने समाप्त किया था और उसमें हमने व्यंजन की परिभाषा बताई थी। अब हमारे तीसरे लेक्चर में, जिसमें हम आपको व्यंजन के बारे में बताना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे इस दिए गए कंटेंट के द्वारा आप संतुष्ट होंगे और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे। तथा मैं यह भी आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब आइए शुरू करते हैं बिना कोई समय लिए आपका। व्यंजन तो स्वर अपने में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की सहायता, उसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी स्वर जो होते हैं, हमने बताया था कि स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। वहीं व्यंजन इसके विपरीत, जो व्यंजन है हमारा, व्यंजन वे होते हैं जो किसी के सहारे होते हैं। व्यंजन वे होते हैं जो किसी के सहारे होते हैं। किसके सहारे होते हैं? स्वर के। ठीक ना दोस्तों? तो परिभाषा हम बताएंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक ना दोस्तों? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो फिर व्यंजन की परिभाषा हो गई, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हमने एक यहां पे पॉइंट लिखा है कि व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा अ निहित होता है। ठीक ना दोस्तों? बिना छोटा अ के निहित हुए किसी व्यंजन का निर्माण नहीं होता। ठीक ना दोस्तों? अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में छोटा अ निहित होता है। अब हम यहां पे स्पर्श व्यंजन जो लिखे हुए हैं, तो स्पर्श व्यंजन क्या है? अब व्यंजन के भेद में हम, या व्यंजन के प्रकार में हम जाएंगे। और दोस्तों आप यहां से ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपका वर्णमाला से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वर्णमाला के व्यंजन पोर्शन से, और खासकर व्यंजन पोर्शन के जो प्रकार हैं वहां से पूछा जाता है। तो आप यहां से अपना ध्यान केंद्रित करिएगा और हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो स्पर्श व्यंजन, तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं और उसके बाद स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या है उसको देखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देखेंगे। व्यंजन से, व्यंजन का मतलब व्यंजन का उच्चारण करते समय, व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा या हमारी जिह्वा हमारे मुख के विभिन्न भागों को टच करती है, यानी स्पर्श करती है,
तो वही हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। व्यंजन उच्चारण करते समय, मतलब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली हवा अथवा जिह्वा हमारे मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक ना दोस्तों, इन सभी विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, तो वही हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। आपको परिभाषा, प्रतियोगी परीक्षाओं में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, तो हम परिभाषा पे ज्यादा जोर भी नहीं देंगे। परिभाषा के अलावा जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है हम उस पे जोर देंगे। परिभाषा के अंतर्गत अलावा हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन का एक नाम और है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक ना दोस्तों, क्योंकि संघर्ष के द्वारा बोले जाते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, मतलब क वर्ग, ठीक ना दोस्तों, च वर्ग, ठीक ना दोस्तों, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक ना दोस्तों। ये जो हैं आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या अगर माने तो 25, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5, ठीक ना दोस्तों। अब हम आपको यहां भी बताने वाले हैं कि स्पर्श व्यंजन में ये जो हमारा वर्ग है इसके अंदर भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है इनका उच्चारण स्थान। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंता, उपाधियां नाम ओष्ठो। ये जो सब है उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। और ये सब हम आपको मतलब एक इतने आसान तरीके से बताएंगे, इतने आसान तरीके से समझा देंगे, कभी भूलेगा ही नहीं। बस एक दो बार आपको वो देखना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको इस तरीके से हम समझा देंगे कि आपको देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी कभी। तो ये हो गया हमारा, ठीक ना दोस्तों। अब हम आगे चलेंगे। ये हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया, ठीक। अब जो इनका उच्चारण स्थान है, अगर आज ही हमें समय मिलेगा तो आज ही बतला दिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके बाद व्यंजन की एक वीडियो और आएगी जिसमें व्यंजन पूरा समाप्त कर देंगे हम। और उसके बाद हमारा हमने आपसे वादा किया हर एक चैप्टर का 10 मिनट या 12 मिनट जो 15 मिनट का वो बढ़ रहा है निचोड़, उसको प्रोवाइड कराने, तो वो निचोड़ बस आपको दिया जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो अब हम स्पर्श व्यंजन को देख चुके हैं। अब स्पर्श व्यंजन के अलावा अब देखते हैं व्यंजन प्रकार, हम देख रहे हैं ना। तो आप देखेंगे घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार के पर मतलब क्या है कि इसका अर्थ यह है कि स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर मतलब जहां से आवाज निकलती है, कंपन, ठीक। घोषत्व के आधार पर यही इसका अर्थ होगा, स्वर तंत्रियों में कंपन। अर्थ क्या है? स्वर
तंत्रियों में कंपन। ठीक ना दोस्तों, इसका अर्थ यही होगा, स्वर तंत्रियों में कंपन। इसमें भी नंबर 1 है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक घोष होता है, एक अघोष होता है। तो यहां पे नंबर 1 देखेंगे, अघोष। तो अघोष में इसका पहले अर्थ देखेंगे, परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्थ ये होगा, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना, मतलब अघोष। अ मतलब ही होता है ना होना, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। ठीक ना दोस्तों, यानी घोषत्व के आधार पर हम देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या देखें हम, कि स्वर तंत्रियों में कंपन। अब इसमें हम देख रहे हैं इसके अंतर्गत अघोष। अघोष में हम इसका अर्थ, वो परिभाषा देख रहे हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अघोष कहलाते हैं। ठीक ना दोस्तों, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अघोष कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसके अंतर्गत कितने कौन कौन से वर्ड आते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप देखेंगे, एग्जाम्पल के स्वरूप देखेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का, यानी ये वर्ग है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड और ये जो लगता है इसे नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। ठीक ना दोस्तों, बड़ा सा, मूर्धा सा और आपका छोटा सा। ठीक ना दोस्तों, तो अघोष हो गया ये। ठीक, अब अघोष के बाद आता है घोष। ठीक, घोष या सघोष। ठीक ना दोस्तों, घोष या सघोष। इसका परिभाषा तो आप समझ ही गए होंगे, स्वर तंत्रियों में कंपन होना, कंपन होना। तो हम घोषत्व के आधार पर देख रहे हैं। नंबर 1 हमने देखा इसमें अघोष। अब नंबर 2 देख रहे हैं घोष या सघोष। इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि स्वर तंत्रियों में कंपन होना। पहचान क्या होगी इसकी, ये आप परिभाषा कह सकते हैं या पहचान भी कह सकते हैं। क्या होगा? स्वर तंत्रियों में कंपन होना। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, तत्पश्चात हम आपको घोषत्व के आधार पर बता ही रहे हैं, उसके बाद प्राणत्व के आधार पर बताएंगे। ठीक ना दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, और हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आप उसे नोट डाउन भी करेंगे। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बखूबी समझ में आएगा, और यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना दोस्तों, यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें देखेंगे घोषत्व के आधार, मतलब घोषत्व के आधार पर हमने देखा अघोष हो गया, उसके बाद देखेंगे घोष। घोष में आएगा 3, 4, 5, यानी प्रत्येक वर्ग का
तीसरा, चौथा, पांचवा, प्लस यानी और, प्लस मतलब और, ये दोनों, और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? उच्छिप्त। इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं? उच्छिप्त। प्लस प्लस आपका, आप ये जो हमने बताया है ये किसके वर्ण है? किसके वर्ण है? अभी आपको हम आगे बताएंगे। इसमें से आपका एक नहीं है ह। अगर ह होता तो ये भी अघोष होता, लेकिन ह क्या है? अघोष नहीं है। अघोष ना होकर आपका जो ह है वो सघोष है। ह हो गया। प्लस प्लस सभी स्वर, सभी स्वर, ठीक ना दोस्तों? प्लस य र, समझ रहे हैं दोस्तों? ल व, यानी ये हमारा घोषत्व के आधार पर हो गया। घोषत्व के आधार पर अघोष अघोष, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, फ यानी नुक्ता के साथ स, ख, स, यानी इस, अब उसके बाद घोष के आधार पर, मतलब घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? यहाँ पे आपको परिभाषा ये जरूरी नहीं है, ये परिभाषा जरूरी नहीं है, आपको ये ही जरूरी है, आपको यही जरूरी है और यही रटना है। और मैं जब निचोड़ दूंगा उसमें आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक ना दोस्तों? अब देखेंगे हम प्राणत्व के आधार पर। अब देखेंगे हम प्राणत्व आधार पर। प्राणत्व आधार पर देखेंगे, इसमें भी दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें भी दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें इसका संबंध होता है हवा के आधार पर, यानी कहां कम हवा दी जा रही है, कहां ज्यादा हवा दी जा रही है, ठीक? अब यहाँ पे पहचान आप बखूबी समझ जाएंगे, पहचान उतना जरूरी भी नहीं है, आप कितना भी कर लीजिए। ये मतलब क, मतलब आप जोर लगाइए, यानी प्राणत्व के आधार पर इसका अर्थ यही है कि जोर के आधार पर, मतलब हवा बोलते समय हवा कितना ज्यादा निकल रही है, कितना कम निकल रही है, ठीक ना दोस्तों? तो इसमें पहले देखेंगे, पहला है अल्प प्राण, यानी हवा कम निकले, वायु पे बल कम पड़े, यानी अल्प प्राण का अर्थ यह है कि हवा कम निकले, वायु पर बल कम पड़े। तो अल्प प्राण में हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड आएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी विषम इसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विषम, ठीक? अगर आप मैथ पढ़ते होंगे तो सम विषम समझ ही रहे होंगे। प्लस प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्लस अंतस्थ, अंतस्थ वर्ड कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, यानी ये जो अल्प प्राण के साथ साथ जो है सघोष है, ठीक? यानी ये जो आपका य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण है, ये अल्प प्राण के साथ साथ क्या है? क्या है दोस्तों? घोष है, सघोष है। अब नेक्स्ट देखेंगे महाप्राण। आशा करता हूं आप सब बखूबी समझ रहे होंगे और हमारी मेहनत पर अगर आपको विश्वास हो
और हमारे द्वारा कंटेंट से आप संतुष्ट हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए, जिससे हमें उत्साह मिलेगा और हम दुगनी ऊर्जा के साथ, क्योंकि जब विश्वास लोग बनाते हैं तो जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है। ठीक, 4-5 हो गया, यानी प्रत्येक वर्ग का ये जो ये का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है, इस वर्ग का चौथा पांचवा प्लस प्लस स ख स ह, यानी ऊष्म व्यंजन, यानी ऊष्म व्यंजन। ठीक ना दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का चौथा पांचवा, यानी इसी को क्या कह देंगे? सम। स ख स ह, यानी ऊष्म व्यंजन आपके क्या कहलाएंगे? महाप्राण। यानी ये पहला हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे व्यंजन में कौन कौन से और वर्ड हैं जिनको याद करना है, और याद करने के साथ साथ उन्हें नोट डाउन भी करना जरूरी है, क्योंकि वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहां पे अब हम देखेंगे, आपने तो अंतस्थ वर्ड पहचान ही लिया होगा। अंतस्थ वर्ड ये है, उसमें वर्ड या उसमें व्यंजन को भी पहचान लिया होगा, ये है। ठीक, अब देखेंगे उसके बाद हम और हम यहां पे भी हमने आपको एक बताया है उच्छिप्त के बारे में। ये जो है, ये जो आपका क्या है, ये दोनों उच्छिप्त के अंतर्गत आएंगे, तो उसको यहां पे लिख देते हैं। व्यंजन या वर्ड दो होते हैं, कौन कौन से? ठीक ना दोस्तों? नेक्स्ट देखेंगे लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित वर्ड आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। निम्न में से आप चयन कीजिए कौन सा लुंठित या प्रकंपित वर्ड है। लुंठित या प्रकंपित वर्ड है तो उसमें कौन सा लगाएंगे आप? र। आपका कौन सा है? र। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पार्श्विक। पार्श्विक वर्ड या पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन या वर्ड, पार्श्विक व्यंजन में भी या पार्श्विक वर्ण में भी आपके एक ही आएगा, कौन सा? ला। ठीक ना दोस्तों? अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहीं पे देख लिया जाए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया होगा। छत्र, ज्ञ, स्र। ठीक ना दोस्तों? छत्र, ज्ञ, स्र। इसका वो होता है क धन स से, त धन र से, ज प्लस य से,
और इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये इतना हो गया आपका। इसके बाद हम देखेंगे आपका नेक्स्ट कि जो आपका उच्चारण स्थान है वो कितना महत्वपूर्ण है, और जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गए कंटेंट से आप संतुष्ट होंगे। और आप एक चीज और लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दें। एक और आता है क्या कि दोस्तों, ये जो आपकी स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन को हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको एक दूसरे नाम से और जानते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आशा करता हूं आप हमारे द्वारा दिए गए इस स्लाइड से या दिए गए कंटेंट से आप संतुष्ट होंगे और अपने ग्रुप में भी शेयर करने का प्रयास करेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को शेयर करेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमें तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा जब हमारे कंटेंट को या हमारे कंटेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे लोग। तो काम आपका है। मैं आशा करता हूं, मैं आप पे विश्वास करता हूं, आप सभी अपना कार्य बखूबी करेंगे और अपने ग्रुप में और अपने सगे संबंधियों में या अपने सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ स्टडी V7 पर आपका यूं ही प्यार और लगाव जुड़ा रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय हिंद।